1967 में हमारे एम्बेसडर वीसी त्रिवेदी साहब ने एक कमेटी को एड्रेस करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी। वो बात आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। स्विट्जरलैंड के जिनीवा में 18 नेशन कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट को एड्रेस करते हुए त्रिवेदी साहब ने यह बताया था कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को बनाने की हम बात कर रहे हैं ना, माइंड यू 1967 में अभी एनपीटी का जन्म नहीं हुआ था। डिस्कशंस चल रही थी कि एनपीटी जैसी कोई चीज जो है वो होनी चाहिए। तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि ये जो एनपीटी का जो पूरा आइडिया है ना, ये अपने आप में बहुत ही हिपोक्रिटिकल है। क्यों हिपोक्रिटिकल है, क्यों इस प्रकार के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया? और मैं तो ये कहता हूं कि आज के समय में 2026 में भी उन्होंने जो बात बताई थी ना, वो आज भी रेलेवेंट है। आज की जो हमारी डिस्कशन है, इट्स गोइंग टू बी ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। कुछ ऐसी बेसिक चीजों को समझेंगे जिससे ये पूरा टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स नए हैं, लेट मी ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है प्रशांत मावानी एंड आई हैव बीन एजुकेटिंग एस्पिरेंट्स फ्रॉम लास्ट 1 decade। आई स्ट्रांगली बिलीव कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको अपनी क्रिटिकल एनालिसिस की स्किल जो है उसको शार्पन करना है, उसको और ज्यादा डेवलप करना है। और इस प्रकार के जो विषय होते हैं जहां पर इन डेप्थ डिस्कशंस होती है, इन डेप्थ चीजों को समझाया जाता है, चाहे वो क्यूरियसली एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो, मेक श्योर कि आप अपने आप को मसाला कंटेंट से बचाए। नाउ लेट्स गो थ्रू दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Critically evaluate how the systemic failure of nuclear non-proliferation treaty has led to the current disarray in the global nuclear order। अभी 2026 की बात करें तो एक रेवकॉन हुई थी, इसको रिव्यू कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ऑफिशियल नाम इसका रिव्यू कॉन्फ्रेंस है। ये एनपीटी के साथ जुड़ी हुई बात है। और ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, तो इसमें एक चीज तय की गई है कि हर 5 सालों के अंदर, एवरी 5 years ये मीटिंग होगी। और सारे जो देश हैं, सिग्नेटरी कंट्रीज, 191 कंट्रीज हैं। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो जैसे जैसे हम डिस्कशन करते जाएंगे तो आई विल शेयर सम फैक्ट्स एज वेल विद यू गाइस। बाकी की रिसर्च जो है वो आप खुद कर लीजिएगा। तो 2026 की ये जो रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुई और हर 5 सालों में एक बार होती है, ये न्यूयॉर्क में हुई थी। यूनाइटेड नेशंस की अम्ब्रेला के तहत ये सारी डिस्कशन हुई और इसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट इज शेयर फेलियर। एक भी प्रकार का कोई फाइनल कंसेंसस डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं किया गया है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये फेल रही। ये एनपीटी इस प्रकार की हर 5 सालों में एक बार मीटिंग क्यों करती है? 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1 जो है दैट इज डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट, मैं थोड़ा यहां पर स्पीडीली लिख रहा हूं तो हैंडराइटिंग जो है थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। वैसे मेरे हैंडराइटिंग अच्छे है, इतने बुरे भी नहीं है। नंबर 2 जो है, नंबर 1 इज डिसआर्मामेंट। आई विल एक्सप्लेन इट कि ये क्या है। नंबर 2 इज नॉन प्रोलिफरेशन गोल्स, एनपी, नॉन प्रोलिफरेशन। व्हाट इज प्रोलिफरेशन? इसका मतलब क्या होता है? लेट्स से मेरे पास ये एक पेन है। अब मैं एक साथ 100 पेन खरीद लेता हूं। तो एक पेन थी, अब मेरे पास 101 पेन है। तो दैट मीन्स कि मैंने पेनों में क्या किया? मैंने प्रोलिफरेट की पेन्स की क्वांटिटी। मेरे पास अब एक बहुत बड़ी मात्रा में पेन्स आ चुकी है। अगर मेरे पास एक है, फिर मैंने एक और खरीदी, एक और खरीदी, तो ये ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन यहां पर क्या हुआ? अचानक से मैंने बहुत सारी पेन्स खरीदी। तो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रोलिफरेशन। तो नॉन प्रोलिफरेशन की बात इसलिए आती है कि आपके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, आप इनको बहुत बड़ी मात्रा में इंक्रीज नहीं करेंगे। इनफैक्ट अब तो दुनिया को इस दिशा में, मीन्स अब तो नहीं, लेकिन 1970 से या फिर उससे पहले से दुनिया को इस दिशा में जाने की जरूरत थी कि जितने देशों के पास उस समय पर न्यूक्लियर वेपन्स थे, उनको अपने न्यूक्लियर वेपन्स को धीरे 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 कम करके खत्म कर देने थे। तो ये हो गया आपका डिसआर्मामेंट। नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि आप अपनी क्वांटिटीज जो हैं उसको इंक्रीज नहीं करेंगे। और तीसरा जो ये रेवकॉन है, आई एम टॉकिंग अबाउट रेवकॉन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनपीटी।
ये एनपीटी के तहत जो रेवकॉन होती है, उसका तीसरा जो गोल होता है वो ये होता है कि आप कंसेंसस के माध्यम से या फिर आप नेगोशिएट करेंगे और फाइनली एक डॉक्यूमेंट जो है उसको रिलीज करेंगे। बेसिकली नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाएंगे और नए टारगेट्स और नए गोल्स जो हैं वो सेट करेंगे और फिर होपफुली बाकी के देश जो हैं, जो आपकी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, वो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे या फिर जो भी टारगेट दिया है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिस इज द थर्ड टाइम, तीसरी बार ऐसा हुआ है। 5 सालों में एक बार मीटिंग होती है। तो आज से पहले जब मीटिंग हुई थी दैट वाज मीन्स जो तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ और ये भी कॉन्जिक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक, ये तीसरी ऐसी मीटिंग है। 2015 की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज नहीं हो पाया था। उस समय पर 2015 में इश्यू ये हुआ था कि जो मिडल ईस्ट है, तो मिडल ईस्ट को न्यूक्लियर फ्री जोन बनाया जाए या फिर न्यूक्लियर फ्री जोन के तौर पर ही ये 2015 में ये रहे। उस समय पर ये ईरान वाला इश्यू जो है वो चल रहा था, नेगोशिएशंस चल रहे थे यूएसए और ईरान के बीच में और बाकी के देश हैं, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो इस चीज़ की वजह से ये जो 2015 की ये रेवकॉन थी उसमें कोई फाइनल स्टेटमेंट जो है वो इश्यू नहीं हो पाया। फिर कोविड आया तो फिर बाद में जो हुई दैट वाज ऑन 2022। 2022 में क्या हुआ, किस चीज़ की शुरुआत हुई थी 2022 में, याद आ रहा है कुछ? यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हो गई थी और यूक्रेन युद्ध की जब शुरुआत हुई तो उस समय पर एक बहुत ही फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन में, ज़ेपोरिज़िया इसको कहते हैं, ज़ेपोरिज़िया। आई होप द स्पेलिंग इज राइट, लेकिन ज़ेपोरिज़िया इसका नाम है। तो ये ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है एज़ फार एज़ आई नो ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो रशिया जो है वो यहाँ पर धमाके करने की कोशिश कर रहा था, इसके आजू-बाजू में धमाके हुए थे, मिसाइल्स लॉन्च की थी एक्सेट्रा। तो ये ज़ेपोरिज़िया की जब बात आई तो 2022 में रशिया ने इसका विरोध किया और फाइनली रशिया इसका इन द सेंस कि रेवकॉन जो है तो इसका फाइनल स्टेटमेंट जो है वो इश्यू नहीं हो पाया। एंड दिस इज द थर्ड टाइम, ये तीसरी मीटिंग है जिसमें किसी भी प्रकार का रिजल्ट जो है वो क्रिएट नहीं हुआ है। एंड दिस इंडिकेट्स कि ये जो ट्रीटी है, ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये स्ट्रगल कर रही है। इसका जो रोल है, इसको जिस गोल्स के लिए, जिस विजन के लिए इसको डेवलप किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अचीव नहीं कर पा रही हैं। और इसका ये भी एक इंडिकेशन है, ये क्लियर इंडिकेशन है इनफैक्ट कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है उसमें बहुत बड़ी क्रैक्स हमें देखने को मिल रही हैं। और इंटरनेशनल ऑर्डर की बात आई है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। जब ये एनपीटी का जन्म हुआ तो उस समय पर ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के साथ जुड़े हुए जो देश की हम बात करें तो 2 डिवीजन है इसमें, 2 क्लास है। एक ऐसा क्लास है जिसको हम कहते हैं एनडब्ल्यूएस, और यहाँ पर इस डिस्कशन में आगे अगर मैं एनडब्ल्यूएस कहूँ तो यू शुड नो कि आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो उस समय पर 5 ऐसे देश थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। और दूसरी जो कैटेगरी है दे आर लाइक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, एनएनडब्ल्यूएस। तो 5 देश जिनके पास 1970 के समय में न्यूक्लियर वेपन्स थे और या फिर उससे पहले, और एनपीटी के आने के बाद ये बाकी के मीन्स उस समय से आप बाकी के जो देश हैं उनको आप एनएनडब्ल्यूएस की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब आई एम श्योर आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी ये ए कैटेगरी जो है या फिर एनडब्ल्यूएस है तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स। दुनिया की एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है ये कि एक ऐसा देश है जिसने दूसरे देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए, दैट इज यूएसए। यूएसए एकमात्र ऐसा देश है, जब से ये न्यूक्लियर वेपन्स की मॉडर्न वर्ल्ड में शुरुआत हुई है। ओपनहाइमर शायद फिल्म आपने देखी होगी, अभी मैंने नहीं देखी है, आई एम बिग फैन ऑफ क्रिस्टोफर नोलन, लेकिन वो फिल्म देख नहीं पाया हूँ। आई नीड टू वॉच दैट फिल्म। बट यहाँ पर बात आई है यूएसए की, तो यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री जिसके पास ये एटॉमिक बॉम्ब्स आए, एंड इट इज़ द ओनली कंट्री जिसने दूसरे देश पर, जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी वाली केस चीज़ें आप जानते होंगे। और ऐसा देश मीन्स आप मुझे और मैं आपको कैसे जज करता हूँ, हम कैसे जज करते हैं एक दूसरे को?
हमने जो चीज़ें पास्ट में की हैं, राइट? उससे हमारा कैरेक्टर जज किया जाता है। देशों का भी ऐसा ही होता है। एक ऐसा देश जिसने दूसरे देशों पर या फिर दूसरे देश पर न्यूक्लियर वेपन्स गिराए हैं, ऐसा देश जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का एनडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसका पार्ट है। दिस इज इटसेल्फ एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है, सोचने वाली बात है ये। सेकंड जो है दैट इज उस समय पर यूएसएसआर था, आज रशिया है। थर्ड इज यूके, फोर्थ इज फ्रांस और लास्ट में है चाइना। ये 5 देश जो है ना, ये एनडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं। अब ये 5 देशों की एक दूसरी भी कॉमन चीज है, दैट इज ये यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी का, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का आप स्ट्रक्चर जानते होंगे, आई एक्सपेक्ट के इतनी बेसिक चीजें आपको पता होगी। नहीं पता है तो थोड़ा बहुत उस पर रिसर्च कर लीजिएगा। मैं सारी छोटी छोटी डिटेल्स में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उतना वक्त भी नहीं रहता हमारे पास, और वक्त भी नहीं है, और फिर हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये जो P5 देश हैं, ये P5 देशों के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, न्यूक्लियर वेपन से भी घातक हथियार मैं तो इसको मानता हूं, दैट इज देयर वीटो पावर। ये वीटो पावर का कितनी बार, कई बार और बार बार गलत इस्तेमाल ये सारे देशों ने किया है। एक ही एग्जांपल देना चाहूंगा। पाकिस्तान पर जब भी आतंकवाद के इल्जाम लगते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, आई थिंक सारे टाइम वो सही रहते हैं। तो जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका मेन रोल क्या है कि ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और ये सिक्योरिटी और ग्लोबल पीस को मेंटेन करने में ये 5 देशों की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि दे आर परमानेंट मेंबर्स, P5 यानी कि परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये 5 देश जो हैं, उसमें से लेट्स से चाइना का ही अगर हम एग्जांपल लें, ये सारे देशों ने कभी ना कभी गलत इस्तेमाल किया है इस वीटो पावर का। बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि पाकिस्तान की जब भी बात आती है, इंडिया पर आतंकवादी हमला हुआ तो इंडिया यूएनएससी में इस टॉपिक को लेकर जाएगा, तो फाइनली चाइना जो है वो अपना वीटो पावर यूज करके, अपना ये जो एक बहुत बड़ा हथियार है ये यूज कर लेता है चाइना, और फिर पाकिस्तान को बचा लेता है। तो दिस इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ शेम। ये एक शर्म की बात है, एक दुखद बात है पूरी दुनिया के लिए कि ऐसे कुछ देश जो हैं उनके पास इतने सारे पावर्स हैं। ये देश यहां पर क्यों पहुंचे हैं, ये क्यों ये P5 बने, तो उसके पीछे इतिहास को कैलकुलेट किया जाता है कि आपने क्या क्या रोल प्ले किया था वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एक्सेट्रा में। उस हिसाब से आपको सीट तो मिल गई। लेकिन यूएसए की ही अगर हम बात करें तो उसने दूसरे देश पर न्यूक्लियर वेपन्स गिराए हैं, तो ये तो एक ऐसा देश है जिसका मीन्स कभी भी ये दूसरी बार भी ऐसी चीज कर सकता है, तो फिर उसको तो यहां पर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो है। सो दिस इज अ वेरी डार्क साइड ऑफ हाउ वर्ल्ड वर्क्स। दूसरे जो कुछ देश हैं यहां पर, आप सोच रहे होंगे कि भाई भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो हम ये एनडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते। देखिए, 4 ऐसे दूसरे देश हैं जो ट्रीटी के बाहर रहे हैं, राइट? इन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है इनको साइन नहीं किया है। इसमें एक हमारा देश भारत है, फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, एंड यू हैव नॉर्थ कोरिया। अब ये जो 2 देश हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों देश जो हैं इन्होंने भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इजराइल का थोड़ा केस इंटरेस्टिंग है। इजराइल का ऐसा है कि इजराइल जो है वो एक चीज है जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूइटी। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूइटी का मतलब ये होता है कि इजराइल कभी ऐसा भी नहीं कहता कि हमारे पास है, और मना भी नहीं करता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, राइट? एक चुप्पी रखी है। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन इजराइल ऑफिशियली ये कभी बात नहीं करेगा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। दूसरी चीज, जब भी जो 2015 की बात मैं कर रहा था आपको कि 2015 में ये रेवकॉन जो है तो वो कोई चीज को फाइनलाइज नहीं कर पाए, तो उसमें जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है उसको न्यूक्लियर फ्री रखने की बात थी कि ये न्यूक्लियर फ्री जोन रहे। तो उसमें सिर्फ ईरान की बात नहीं है, इजराइल भी मिडिल ईस्ट का ही पार्ट है। तो वहां पर यहां पर एक, अब देखिए कैसी एक हिपोक्रेटिकल सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। नॉर्थ कोरिया की बात करूं तो नॉर्थ कोरिया ने भी एनपीटी को साइन नहीं किया। एनपीटी को साइन किया था नॉर्थ कोरिया ने, एक समय पर एनपीटी का मेंबर था, मींस एनपीटी का सिग्नेटरी था, लेकिन फिर 2003 में ये जो नॉर्थ कोरिया है उसने एनपीटी में से अपने आप को
विथड्रॉ कर लिया कि भाई हमें एनपीटी का पार्ट जो है वो नहीं बनना है। तो आज ये जो सिचुएशन है, ये जो हम देख रहे हैं ना कि ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि ये मीटिंग जो है वो रेवकॉन होती है और फिर किसी भी प्रकार का कंक्लूजन तक, एक लॉजिकल कंक्लूजन तक, एक रिजल्ट तक हम नहीं पहुंच पाते। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि ये जो 5 देश हैं, खास करके ये 5 एनडब्ल्यूएस जो हैं, इन देशों का जो एक इरादा है, इनका जो कमिटमेंट है, इस पर अब दुनिया का भरोसा जो है वो नहीं रहा है। और समय जो ऐसा बदल गया है, अब एआई का ज़माना आ चुका है। एआई इज़ नॉट जस्ट कि आपने कोई लेटर लिखना है और कुछ कमांड दे दी और फिर नो। एआई, चलो क्रिएटिव इंडस्ट्री और ये सारी चीज़ों की अलग बात है, लेकिन डिफेंस में भी एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। आई हैव सो मेनी एग्ज़ाम्पल्स टू गिव यू। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि डिसीजन मेकिंग में अभी एआई नहीं आया है, अभी डिसीजंस जो है वो ह्यूमन बीइंग्स ले रहे हैं। लेकिन जैसे एआई और ज़्यादा एक्यूरेट होगा तो ऐसा वक़्त भी आ सकता है कि हम एआई को डिसीजन लेने की परमिशन दे दें। अभी आपको थोड़ा इम्पॉसिबल लगेगा, जैसे आज से 150-200 साल पहले अगर आप 150-200 भी नहीं, 125 130 ईयर्स पहले अगर कोई कहे कि आप हवा में उड़ सकते हैं, तो कोई इस बात का विश्वास नहीं करेगा। लेकिन फिर एरोप्लेन की इन्वेंशन हुआ और आज आप सोते-सोते 30,000 फीट ऊपर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्यूचर में एआई जो है, एआई इज़ चेंजिंग द स्पीड, कैलकुलेशन, कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो जब ह्यूमन बीइंग्स के पास वो बटन है, प्रेस करना है, नहीं करना है, तो ह्यूमन बीइंग जो है, इसको कहते हैं ह्यूमन पॉज़। ह्यूमन पॉज़ का मतलब ये है कि एक इंसान जो है, मीन्स न्यूक्लियर यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, तो वो थोड़ा अकेले ही बटन प्रेस करेंगे। वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करेंगे, प्लस माइनस क्या गलत चीज़ हो सकती है, पॉलिटिकली क्या चीज़ें सही है, गलत है, मॉरली, इकोनॉमिकल क्या नुकसान होगा, दुनिया क्या कहेगी, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ह्यूमन पॉज़ वाली जो बात थी, तो उससे एक था कि भई अगर पाकिस्तान इंडिया पर हमला करेगा तो फिर इंडिया भी पाकिस्तान पर हमला करेगा ही करेगा। तो ये था। अब एआई फ्यूचर में ऐसा भी गलत चीज़ कर सकता है कि भई एआई आपको ये कैलकुलेशन करके दे कि आज अगर आपने हमला नहीं किया ना, तो कल आप पर बहुत बड़ा न्यूक्लियर हमला होने वाला है, तो गेट रेडी फॉर इट। तो फिर एआई कहेगा कि लेट अस डू द राइट थिंग, और फिर एआई जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर दे। तो ये अभी थोड़ा साइ-फाई जैसा लग सकता है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसे समय में, जिस स्टेज पर हम हैं, ऐसे समय में तो एनपीटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन इनफैक्ट और ज़्यादा वीक हो चुका है। अब एनपीटी के साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीज़ों की बात करूँ तो 1970 में इसका जन्म हुआ, इट केम इंटू फोर्स। और जब से ये जन्म हुआ है इसका, तब से ये स्ट्रक्चरली अनइक्वल ट्रीटी रही है। जो बात हमारे त्रिवेदी साहब ने 1961 में जिनेवा में बताई थी ना, वो चीज़ आज भी रिलेवेंट है। अभी तक की बेसिक चीज़ें तो आपको पता चल गई कि कैसे-कैसे देश जो है वो एनडब्ल्यूएस का पार्ट रहे हैं। अब एनपीटी का जब जन्म हुआ, या फिर एनपीटी जो है ना, ये तीन पिलर्स आप समझ लीजिए तो आपको पूरी एनपीटी जो है वो समझ में आ जाएगी। 3 पिलर्स पर पूरा एनपीटी जो है उसको डिज़ाइन किया गया है, राइट? और लक्ष्य यही है कि एक प्रॉपर राइट बैलेंस क्रिएट किया जा सके, राइट ऑब्लिगेशंस जो है वो क्रिएट किया जा सके। तो इसमें पहला जो पिलर है दैट इज़ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। अब आपको समझ में आ गया कि भई आपके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो आपको उनको प्रोलिफरेट नहीं करना है। तो इसमें ये कंडीशन रखी गई है कि जो एनडब्ल्यूएस हैं, वो किसी भी दूसरे देश को ये वेपन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ओके? और जो एनएनडब्ल्यूएस हैं, वो इनको एक्वायर नहीं करेंगे। ये कंडीशन है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की। इसका उल्लंघन कैसे हुआ है, उसके भी एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे पास। दूसरा है डिसआर्मामेंट। ये भी एक मज़ाक की बात बन चुकी है। आर्टिकल 6 जो है इस एनपीटी का, वो ये कहता है, ये ऑब्लिगेशन है, ये सारे जो एनडब्ल्यूएस के कंट्रीज़ हैं ना, ये 5 देश, तो उनको एक दूसरे के साथ नेगोशिएशंस कर के ऐसे टारगेट सेट करने हैं और ऐसा करना है कि उनके पास जो भंडार हैं, राइट, आर्सेनल जो है ये न्यूक्लियर का, ये ज़ीरो हो जाए। धीरे-धीरे करके कट डाउन करना है। अगर लेट्स से रशिया के पास 1000 मिसाइल्स हैं या फिर वॉरहेड्स हैं, वॉरहेड्स इज़ द राइट वर्ड। तो अगर उनके पास, या फिर आप कह सकते हैं रशिया के पास 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, यूएसए के पास लेट्स से 900 हैं। तो यूएसए कहेगा कि भई हम इस साल 300 बॉम्ब जो हैं वो कम कर देंगे।
तो रशिया कहेगा भाई हम भी 400 बॉम्ब कम कर देंगे, तो हम इक्वल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर हम और 300 बॉम्ब को कम कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सारे एनडब्ल्यूएस जो है वो अपने अपने वेपन्स जो है उनको जीरो कर देंगे। तो पूरी दुनिया जो है वो न्यूक्लियर फ्री हो जाएगी, न्यूक्लियर वेपन फ्री हो जाएगी। ऐसा डिसआर्मामेंट, ये सेकंड पिलर है एनपीटी का। तीसरा जो है दैट इज पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और ये एक अधिकार है सारे देशों का, इन एलिएनेबल राइट है एज पर एनपीटी के आप न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका पीसफुल तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप सभी का, सारे देशों का ये अधिकार है। और आईएईए जो है दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, आईएईए जो है ये बेसिकली एक मॉनिटर करेगी, सुपरविजन का काम करेगी, मेक श्योर करेगी कि भाई आपके पास जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो भी प्लांट्स हैं तो आप उसमें अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, एनरिच नहीं कर रहे हैं यूरेनियम को, बॉम्ब्स नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये 3 पिलर्स पर ये पूरा एनपीटी जो है वो बनाया गया। लेकिन रियलिटी क्या है, अब रियलिटी पर नजर डालते हैं। ये तीनों पिलर्स जो हैं, ये तीनों को वीक बनाया गया है, ये तीनों को डिस्टोर्ट किया है, तीनों का उल्लंघन हुआ है। आप 1970 के बाद अगर देखेंगे, जब से एनपीटी आया है तब से, यू विल फाइंड के ये जो एनडब्ल्यूएस देश हैं ये वर्टिकल प्रोलिफरेशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने अपने पास जो भी बॉम्ब्स थे ना वो उन्होंने इंक्रीज किए, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रांस के पास 5 बॉम्ब थे तो उन्होंने 10 कर दिए, तो इसमें कोई विरोध नहीं करेगा, उसमें यूएसए उनको डांटेगा नहीं। ऊपर ऊपर से वो पेपर एक्सचेंज करेंगे और ये सारी ऊपर ऊपर से बातें करेंगे, लेकिन पांचों के 5 देशों ने ये चीज की है। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन की बात है, दूसरा अगर कोई देश, जैसे भारत ने जब कोशिश भारत कर रहा था, या फिर भारत ने जब पोखरण 2 टेस्ट की, तो यूएसए वाज द कंट्री जिसने भारत पर सैंक्शंस लगा दिए थे। तो आप अपने बॉम्ब्स जो हैं वो बढ़ाते जाएंगे, लेकिन दूसरे देश के पास अगर बॉम्ब आ जाता है तो फिर आप सब मिलकर, ये पांचों देश जो हैं वो मिलकर उस पर सैंक्शंस लगाएंगे, उस पर चिल्लाएंगे, उसको ऐसा ब्लेम गेम स्टार्ट कर देंगे, ऐसा लगेगा कि भारत जितना बुरा देश तो दुनिया में और कोई है ही नहीं। और हकीकत ये भी है कि ये जो जो पहला पिलर था ना, मैंने आपको बताया कि आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, उसका ये बेस्ट एग्जांपल है इजराइल। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था, फ्रांस ने पैसे भी दिए, फ्रांस ने इजराइल को वेपन बनाने में मदद भी की, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें सिखाई, साइंटिस्ट आते जाते रहते थे। और फिर फ्रांस के साथ साथ यूएसए जो है उसने भी अपनी आंखें और कान बंद रखे। जब इजराइल वेपन डेवलप कर रहा था या फिर वेपन बन गए उनके पास, तो यूएसए ने कुछ नहीं कहा उनको। मैं किस साल में इजराइल के पास वेपन आए, किस डेजर्ट में टेस्ट किया था, ये सारी चीज़ें अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो आप गूगल कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन इज चीप, एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी में डालेंगे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड डोंट रिलाई टू मच ऑन चैट जीपीटी, थोड़ा रिलायबल सोर्सेस में से चीज़ों को थोड़ा सर्च कीजिएगा, लेकिन यू विल फाइंड दैट डेटा। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। अब वो ज़माना ही चला गया है कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है, अभी तो मीन्स अभी ऐसा नहीं 1-2 साल के अंदर ज़माना गया है, पिछले कई सालों से ये चीज़ हो गई है कि इन्फॉर्मेशन इज चीप, इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। आप गूगल करेंगे सारा डेटा आपको मिल जाएगा, लेकिन डेटा का करोगे क्या? डेटा कोई काम का, डेटा इज इंपॉर्टेंट लेकिन सिर्फ डेटा कोई काम का नहीं है। अब समझदारी का ज़माना आ गया है, पहले भी था लेकिन पहले डेटा का थोड़ा राज चलता था, अब डेटा का राज नहीं है, अब नॉलेज और विजडम का राज चल रहा है, और ऐसा ही होना चाहिए। तो फ्रांस और यूएसए ने इजराइल की मदद की। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की मदद करने की शुरुआत जो है वो चाइना ने की। चाइना क्यों पाकिस्तान की मदद करेगा? ऑफ कोर्स भारत है ना, भारत को परेशान करने के लिए चाइना को कोई ऐसा देश चाहिए था, एंड पाकिस्तान वाज एवर रेडी कि भाई हम तो तैयार हैं। तो चाइना ने मदद करना स्टार्ट की, और फिर यूएसए जो हैं उसने भी पाकिस्तान की मदद की, क्योंकि उस समय पर रशिया और अफगानिस्तान वाला इश्यू चल रहा था, तो यूएसए को उसमें घुसना था, तो उसमें पाकिस्तान से उसको अंदर घुसना था। तो पाकिस्तान ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमें पैसे दीजिए, हम तो आप कुछ भी कर लेंगे आपके लिए, इफ़ यू आर गिविंग अस मनी। एज फार एज कुछ टॉप पर बैठे लोग जो हैं उनके पास पैसे आ रहे हैं, तो जनता जाए भाड़ में, वी डोंट केयर अबाउट देम, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी हुई। ये मैं कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है तो भड़ास निकालने की बात है, ये सारी रियलिटीज़ हैं, राइट।
ये सारी रियलिटीज हैं। तो चाइना और यूएसए ने पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान के पास आ गए न्यूक्लियर वेपन्स। नॉर्थ कोरिया, इसके इतिहास में अगर आप जाएंगे तो कोरियन जो युद्ध हुआ था अर्ली 1950s में, 1950s में ये युद्ध हुआ था। अभी एग्जैक्ट ईयर आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक 1953 तक ये चला था, ऐसा कुछ था। तो नॉर्थ कोरिया की मदद यूएसएसआर कर रहा था, कोल्ड वॉर का समय चल रहा था, और साउथ की जो है वो यूएसए कर रहा था। तो नॉर्थ कोरिया जो है, ऑफ कोर्स नॉर्थ कोरिया वाज अगेंस्ट यूएसए और आज भी है। तो रशिया ने या फिर उस समय पर यूएसएसआर ने इसकी मदद करना स्टार्ट की। फिर सोवियत के साथ साथ पैसे मिल रहे थे, तो पाकिस्तान पीछे कैसे हट सकता है। तो पाकिस्तान ने भी सारी चीज़ें जो है वो सपोर्ट करना स्टार्ट की, एज फार एज यू आर गिविंग अस मनी। एंड फिर चाइना भी इसको सपोर्ट करने लगा। और यहाँ पर कॉमन चीज़ देखिए, मैंने जो एग्जांपल्स दिए तो इसमें फ्रांस भी, इसमें एक ही देश का नाम नहीं लिया है, एंड दैट इज यूके। अब यूके एकदम क्लीन कंट्री, आई एम नॉट सेइंग दैट थिंग, लेकिन आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट थिंग, राइट, कि यूके कहाँ पर बुरा रहा, कहाँ पर सही रहा। लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स जो आज के टॉपिक के लिए रिलेवेंट है, तो उसमें आप देखिए कि P5 में से यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये 4 देश तो ऐसे हैं जो दूसरे देशों को न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट करने में मदद कर चुके हैं। और ऐसे देश एनपीटी के फिर डिसीजन मेकिंग बॉडी के और यूएनएससी के भी डिसीजन मेकिंग बॉडी के मेन मेंबर्स हैं। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये एक बहुत ही दुखद बात है। और इन्होंने जो वादे किए हैं, इन वादों को इन्होंने खुलेआम मींस वायोलेट किया है, बैकस्टेबिंग किया है। इसमें एक देश है यूक्रेन, राइट। अभी यूक्रेन में जो चीजें चल रही है ना, बहुत कम लोग शायद इस बात को जानते होंगे या फिर याद होगी इस बात को कि यूएसएसआर जब डिसॉल्व हुआ, राइट, ये सारे अलग अलग देश बन गया, रशिया बन गया, फिर यूक्रेन हो गया। तो 1991 से पहले जो सोवियत यूनियन था, उसके न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास थे? यूक्रेन के पास थे। 1991 के बाद ये जो इनहेरिटेंस में पिताजी की जो मिलकत बेटे को मिली, तो वैसे ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो यूक्रेन को मिले थे। रशिया जो है ना आज का, उसको नहीं मिले थे। तो फिर यूएसए और ये रशिया जो है, उन्होंने यूक्रेन को ये कन्विंस किया कि भाई आप है ना, एक काम करो, आप NWS को छोड़ो, आप और एक N लगा दो, आप NNWS बन जाओ, और ये जो वेपन्स है ना आपके पास, ये आप रशिया को दे दो। और हम आपको ये वादा करते हैं, हम कसम भी खाते हैं, वादा भी करते हैं, पिंकी प्रॉमिस भी करते हैं कि भाई आप पर किसी भी प्रकार का अटैक नहीं होने देंगे, आप टेंशन मत लो, ये न्यूक्लियर वेपन्स आप छोड़ दो, त्याग कर दो, इसका हम भी करने वाले हैं, आप भी कर दो। यूक्रेन इस बात को मान जाता है और यूक्रेन ने अपने वेपन्स ड्रॉप कर दिए, NNWS का टैग पहन लिया। और फरवरी 2022 में एक ऐसा देश जिसने ये कसम खाई थी कि भाई आप पर किसी भी प्रकार का हमला हम भी नहीं करेंगे और होने भी नहीं देंगे, उसी देश ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। इसी ईरान का केस अगर हम देखें तो ईरान जो है ये NPT का सिग्नेटरी कंट्री है, और ईरान जो है ये NNWS की कैटेगरी में आता है। ये थोड़ा पीछे अगर आप चले जाएंगे तो 1979 से ईरान और यूएसए के इश्यूज रहे हैं। फाइनली बाराक ओबामा के समय में एक ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई, और ये जो डील हुई, इस डील में ईरान ने जो IAEA के जो भी सेफगार्ड्स हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। स्ट्रिक्ट IAEA के सेफगार्ड्स के तहत ईरान ने सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो है अपनी एनर्जी के लिए, ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहे थे। ओबामा साहब ने कहा कि ओके, एक डील भी हो गई। ये P5+1 नाम की डील है, बहुत ही फेमस है, और क्यूरियसली एजुकेशन पर मैंने कई बार इस वीडियो को मीन्स इस टॉपिक को कई बार समझाया है। शायद आपको इस पर एक इंडिपेंडेंट वीडियो भी मिल जाएगा, वरना जो एनालिसिस की सीरीज थी उसमें तो मैंने कई बार इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो ये P5+1 जो है वो ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट था, ये भी यूनाइटेड नेशंस के तहत ही ये सारी चीज़ें हुई थी। और P5 यानी कि ये 5 देश +1 जर्मनी ने मिलकर ईरान के साथ ये ईरान न्यूक्लियर डील साइन की थी। यूएसए ने भी
यूएसए इज पार्ट ऑफ दिस P5+1 या फिर ईरान न्यूक्लियर डील या फिर JCPOA इसका नाम है। अगर आपको सर्च करना है, इफ यू आर न्यू टू करंट अफेयर्स, तो JCPOA 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, आप देख लीजिएगा JCPOA या फिर ईरान न्यूक्लियर डील सर्च कीजिएगा। तो ईरान ने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट की, और सिर्फ ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियली यूके ने, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे देश जो हैं वो भी कह रहे थे कि भाई ईरान ने तो सारी चीजें जो है वो फॉलो की है, ईरान रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता आया है। लेकिन ट्रंप साहब जब पहली बार प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इस पूरी डील को कैंसिल कर दिया, एंड ईरान वाज नॉट हैप्पी विद दिस थिंग एट ऑल। तब से चीजें और ज्यादा एग्रेसिव लेवल पर चली गई, और फिर ईरान ने सोचा कि देखिए, नॉर्थ कोरिया के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो उन पर आप कभी भी अटैक करने के बारे में सोचेंगे नहीं। लीबिया का जो गद्दाफी था, लीबिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, तो उन पर आपने चढ़ाई कर दी, तो अब हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आज अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते ना, तो इजराइल और यूएसए कभी अपने सपने में भी नहीं सोचते कि इन पर हम अटैक करें। तो अब ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखिए, अब तो वो उनको लगेगा कि नहीं भाई, न्यूक्लियर वेपन्स होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो सारे डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं इन सारे देशों के, ये उनके पास हैं, हम अचीव करने की कोशिश करें तो हम पर अटैक कर देते हैं। तो ऐसा ही हुआ 2026 में, ये युद्ध की शुरुआत हो गई, राइट। आज कितने महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए ना। अब भारत की बात करते हैं कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो भारत के बारे में कुछ कोई क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों? देखिए, भारत ने कभी एनपीटी को साइन ही नहीं किया, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस पहले से ही क्लियर थी, पहले से ही वी वर क्लियर। आप सोचिए, एनपीटी से पहले हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, त्रिवेदी साहब, उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि ये एक बहुत ही हिपोक्रेटिकल सिस्टम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद भी देखेंगे कि एक के बाद एक हमारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हों या फिर ब्यूरोक्रेट्स हों, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझा कि भाई ये एनपीटी जो है, इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। लेकिन हमारे पास हथियार आएंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू बिहेव लाइक नॉर्थ कोरिया और चाइना और यूएसए और फ्रांस और इजराइल और एनी अदर कंट्री। हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, राइट। हमने एनपीटी को साइन नहीं किया, लेकिन हमारा बिहेवियर ऐसा, और क्योंकि हमने एनपीटी को साइन नहीं किया तो ये कोई हम पर ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते कि यू आर वायोलेटिंग दिस ट्रीटी। वी हैव नॉट साइंड द ट्रीटी एट ऑल, वी आर नॉट पार्ट ऑफ योर गेम। तो वायोलेशन की बात ही नहीं आती। दूसरी चीज, इंडिया एक हेवी वेट कंट्री है, और इंडिया का जो बिहेवियर रहा है, हमारी जो पॉलिसी रही है, फॉर एग्जाम्पल नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारी, कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन का, कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, वी विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स अनटिल एंड अनलेस, अगर हम पर किसी ने न्यूक्लियर वेपन की ट्राई भी की, एक भी बॉम्ब आपने हम पर लॉन्च किया, उसके बाद यू आर डन। उसके बाद तो इंडिया 100% न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उसका इस्तेमाल करेगा। तो हमारा जो बिहेवियर रहा है, हमारा जो एक एटीट्यूड रहा है, हमारा जो कैरेक्टर रहा है, तो वो ये रहा है कि हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह बिहेव करते आए हैं। और बाकी के जो देश हैं, और ख़ास करके अगर मैं बात करूं तो यूएसए जो हैं, उसने हम पर सैंक्शंस भी लगा दिए थे। तो हमने यूएसए के साथ कितने 10 सालों तक नेगोशिएशंस किए, धड़ाधड़ नेगोशिएशंस चल रहे थे 1998 से लेकर 2008 तक। उन्होंने सैंक्शंस लगाए, हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे। इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें की और फाइनली हमने यूएसए को मना लिया, एंड दैट वाज फॉर गुड फॉर अस। और हमारी हिस्ट्री भी ऐसी रही है। 1950 में जवाहरलाल नेहरू के समय पर इंडिया वाज वेरी एक्टिव इन दिस ग्लोबल फाइट टू बैन न्यूक्लियर टेस्टिंग। इसमें भारत ने एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था। 1998 में जब हमने ये वेपन्स जो हैं वो डेवलप किए, तो उस समय पर ये सारे देश हमारे खिलाफ हो गए थे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2008 में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन की गई। उस समय पर डब्ल्यू बुश, राइट, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के। इसको कहते हैं सिविल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिविल न्यूक्लियर डील, राइट, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। तो ये डील जो है वो भी हमने साइन कर लिया, हमने कन्विंस कर लिया कि देखिए हमारे पास हथियार तो रहेंगे बट वी वोंट मिसबिहेव। तो यूएसए वाज ओके विथ इट, और इस डील के माध्यम से
एक स्पेशल हमें परमिशन मिली, एक स्पेशल एक्सेस मिला। एक ऐसा देश जिसके पास एनपीटी जिसने साइन नहीं किया है, उसके बावजूद भी जो ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड चलता है, यूरेनियम खरीदना, वो ये सारी चीज़ें, और उसके लिए जो भी पार्ट्स चाहिए, तो इसका एक स्पेशल एक्सेस जो है वो हमें मिला। तो ये भी भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी, राइट? डिप्लोमेटिक जीत थी कि हमने एनपीटी साइन किए बिना ये एक्सेस जो है वो हमें मिल गया। अब बहुत सारी डिटेल्स में आई डोंट वांट टू गो, लेकिन जापान वाज़ इन फेवर ऑफ अस। जापान हमेशा से भारत का सपोर्टिव देश रहा है। तो जापान की जो एक कंपनी है, आई थिंक तोशिबा, इट इज़ वेरी फेमस फॉर, उसका बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं, बट आई थिंक तोशिबा जो है ये न्यूक्लियर में भी बहुत आगे है। तो जापान वाज़ रेडी टू हेल्प इंडिया, लेकिन इस न्यूक्लियर डील के बिना, ये इंडिया और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर डील ना अगर नहीं होती, तो फिर जापान हमारी मदद नहीं कर पाता। ये कुछ टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है एंड देयर आर सम अदर थिंग्स। तो ये दिस डील वाज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो हमने अचीव कर ली। लेकिन यूएसए, रशिया और चाइना जो है ना, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उससे, मीन्स उनको जो करना चाहिए था वो चीज़ें उन्होंने नहीं की है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड तो ये अगर आप 1967 से आज का समय, 67 इन द सेंस, मैंने जो हमारे त्रिवेदी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, तो लगभग 60 इयर्स हो चुके हैं, राइट? और 60 इयर्स पहले वो क्या कहते थे, उन्होंने क्या कहा था उस समय पर, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि दुनिया जो है ना, ये खास करके डेवलपिंग देश, या फिर जो उस समय पर जो एनएनडब्ल्यूएस थे, ये देश न्यूक्लियर, लेट मी राइट इट डाउन ऑन ए क्लीन स्लेट। ये देश जो हैं, ये एनएनडब्ल्यूएस वाले कंट्रीज, ये अगर आप पे अटेंशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये अगर आप न्यूक्लियर, इतने भी बुरे हैंडराइटिंग तो मेरे नहीं है, ये तो बात सच है, इज़न्ट इट? एपरसाइड, न्यूक्लियर वेपन एपरसाइड। अगर आप न्यूक्लियर वेपन एपरसाइड करेंगे तो एनएनडब्ल्यूएस कंट्रीज जो हैं वो थोड़ा सह लेंगे, कोई बात नहीं, आपके पास हथियार हैं, हमारे पास नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि भाई हमें हथियार नहीं डेवलप करने हैं या फिर एक्वायर नहीं करने हैं, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि अगर आप हम पर एटॉमिक एपरसाइड लगाने की बात कर रहे हैं, तो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। व्हाट इज एटॉमिक एपरसाइड? एटॉमिक एपरसाइड का मतलब यह है कि एटॉमिक एनर्जी से जो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, इस पर भी अगर आप मना कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो उस समय पर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात कह गए, और जब उन्होंने की है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? हमारे देश भारत को, इंडियन एम्बेसडर थे, ही वाज अ रिप्रेजेंटेटिव टू दिस 18 मेंबर कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट। तो एटॉमिक एपरसाइड सहने नहीं सहेंगे, न्यूक्लियर वेपन एपरसाइड है तो चलो वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन बिहेवियर इनका जो रहा है आज, ये देशों का बिहेवियर ऐसा है, ये जो एनडब्ल्यूएस वाले देशों का, कि जिनके पास हथियार नहीं है ना, उनको कुचल डालो, यही वो कर रहे हैं। ये हमने 2 एग्जांपल्स देखे, राइट? सो दिस इज द थिंग, एंड आई होप आज की ये जो हमारी डिस्कशन रही है ना, इससे आपको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, उसका जो मेन कोर है, क्यों ये वीक है, क्या-क्या चीज़ें इसमें रिपेयर करने की ज़रूरत है, और सिर्फ एनपीटी नहीं, इसके साथ-साथ मैंने आपको यूएनएससी की भी कुछ खामियां जो हैं उसकी बातें की हैं। बाकी जो फैक्ट्स एंड डिटेल्स और डेटा और ये सारी चीज़ें जो हैं, उसमें आप 2 मिनट लगेंगे, वो थोड़ी चीज़ें आप अगर चाहे तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, और अपनी जो भी नोट्स है, या फिर अगर आप चीज़ें आई एम श्योर समझदारी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये चीज़ें अगर एक बार समझ ली, तो फिर आपको कभी भी ये चीज़ जो है वो आप भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा याद रहेगी ये चीज़ें। दैट्स द की टू रिमेंबर थिंग्स। कहते हैं ना कि ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो। याद रखने के लिए जहाँ तक मेरी समझ है, ऑल यू नीड इज़ अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। आपने चीज़ों को समझ लिया तो फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। आप 3 माले के ऊपर से अगर हम छलांग लगाते हैं तो हाथ पैर टूट सकते हैं, हम मर भी सकते हैं। ये चीज़ जो है उसकी समझ ही काफ़ी है, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती है। सिंपल इज़ दैट।
So that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.